अगर आप ज़ोर लगाएंगे तो मेल यूरिथ्रा जो आपको पता है कि लंबा होता है, तो उस मेल यूरिथ्रा के अंदर कहीं ना कहीं पेशाब के कतरे आके रुक जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। Nowadays I'm working as a senior registrar in Sheikh Zayed Hospital Rahim Yar Khan as well as a consultant urologist in Doctors Clinic सादिकाबाद। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेशाब के बाद कतरों का आना। अक्सर मेरे पास मेरे पेशेंट आते हैं जो ज़्यादातर यंग एज के होते हैं, जिनकी जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट होती है वो ये कि जब वो पेशाब कर लेते हैं तो उसके बाद उनको कुछ लेसदार कतरे आते हैं, या फिर पेशाब करने के बाद उनके कुछ कतरे जो हैं वो कपड़ों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो नमाज़ पढ़ने में भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर रोशनी डालेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं मेल्स के अंदर, फ़ीमेल्स के अंदर, बच्चों के अंदर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर जो हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है उसको हमारी टर्मिनोलॉजी के अंदर पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग कहा जाता है। मतलब यूरिन करने के बाद पेशाब का कतरों के सूरत में निकलते रहना। सबसे पहले हम जो पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग है इसकी कॉजेज़ जो हैं वो बच्चों में जान लेते हैं। बच्चों में ज़्यादातर जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं उसके अंदर पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, मसाने के अंदर या फिर पेशाब की नाली में। और इसके अलावा मसाने के अंदर खुदा ना खास्ता बच्चे के पथरी भी हो सकती है, जिसकी वजह से मसाना अच्छी तरह वो खाली नहीं कर पा रहा और उसके बाद थोड़ा बहुत उसके मसाने में जो पेशाब रह जाता है वो कतरों की सूरत में बाद में निकलता रहता है। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको हम कहते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर। मतलब ऐसा मसाना जिसके अंदर जो एस्पिरेशन की सप्लाई है वो डैमेज हो गई है और जो ब्लैडर है उसने अपनी टोन, जो इसको कॉन्ट्रैक्टिलिटी की पावर कहते हैं, वो कम हो गई है और जो उसका ब्लैडर है वो थोड़ा बहुत फ्लैसिड हो गया। इसी ब्लैडर को हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं। न्यूरोजेनिक ब्लैडर की जो हैं वो कुछ कॉजेज़ होती हैं। कुछ बच्चों के अंदर ये पैदाइशी तौर पे होता है। ऐसे बच्चे जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी का मसला पैदाइशी तौर पर मौजूद रहता है उनके अंदर न्यूरोजेनिक ब्लैडर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मौजूद रहते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनको रीढ़ की हड्डी की जगह पर एक पैदाइशी तौर पर फोड़ा होता है, उसका बाद में ऑपरेशन होता है, तो कुछ पेशेंट्स के अंदर आने वाली ज़िंदगी के कुछ सालों के अंदर उनको न्यूरोजेनिक ब्लैडर का सामना करना पड़ सकता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर को हम कैसे डायग्नोस करते हैं ये हम आगे चल के वीडियो में जानेंगे। तो मोस्टली जो बच्चों के अंदर जो वजूहात हैं वो यही हैं जो ज़्यादातर मैंने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ीमेल्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे बच्चों में इन्फेक्शन होता है उसी तरह फ़ीमेल्स के अंदर भी यूटीआई के अंदर कुछ यूटीआई में ये मसला हो सकता है। अच्छा, कुछ पेशेंट्स के अंदर ऐसा भी होता है कि पेशाब करने की इतनी शदीद हाजत होती है कि वॉशरूम जाते जाते कपड़ों में निकल जाता है। ऐसी कंडीशन को हम अर्जेंसी इनकॉन्टीनेंस बोलते हैं। उसके ऊपर हमारा अलग से एक टॉपिक, एक वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन वजह है फ़ीमेल्स के अंदर वो पेशाब के इन्फेक्शन है और इसके अलावा फ़ीमेल्स के अंदर भी जो है न्यूरोजेनिक एलिमेंट हो सकता है। मतलब ऐसा मसाना जो असबी तौर पर कमज़ोर होता है। इसके अलावा जो तीसरी एक कॉमन जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादातर फ़ीमेल पेशेंट जो ओल्ड एज हमारे पास होती हैं उनके अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरिथ्रल स्टेनोसिस। ऐसी फ़ीमेल हज़रात जिनके अंदर जिनके अंदर ऐसी फ़ीमेल जिनके अंदर माहवारी आना बंद हो गई है या फिर उनकी बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया और वो ओल्ड एज हैं, उनके अंदर हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से पेशाब की नाली जो है वो सिकुड़ जाती है। जब भी पेशाब की नाली सिकुड़ती है वो पेशाब के दीगर मसाइल के साथ साथ मसाने का अच्छी तरह खाली ना हो पाना भी उसके अंदर शामिल होता है। अब ऐसा मसाना जो अच्छी तरह खाली ना हो पाए तो इस सूरत के अंदर पेशाब मसाने में इकट्ठा होता रहता है और ऐसी सूरत के अंदर पेशेंट के जो हैं पेशाब के कतरे वो पेशाब करने के बाद भी निकलते रहते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को पेशाब के अंदर तंगी हो सकती है, पेशाब का खुल कर ना आना हो सकता है और पेशाब का बार बार आना भी इसमें अलामात में शामिल हो सकता है। इसके अलावा मर्द हज़रात के अंदर हम जो मर्द हज़रात हैं इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास आ जाते हैं ओल्ड एज हज़रात और दूसरे यंग हज़रात।
जो ओल्ड एज है हमारे पास, उनके अंदर पेशाब का इन्फेक्शन इसकी वजूहात हो सकती हैं। इसके अलावा मसाने के अंदर कोई भी पथरी हो सकती है, और इसके अलावा न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी हो सकता है। मर्द हज़रात के अंदर एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसको गदूद बोला जाता है या प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। इसके ऊपर मेरी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो पेशाब की मुख्तलिफ़ तकालीफ़ मरीज़ को दे सकता है, जिसके अंदर पेशाब की रुकावट, पेशाब के अंदर जो है शदीद तंगी होना, पेशाब की धार का बारीक हो जाना, पेशाब के लिए ज़ोर लगाना, पेशाब का बार बार आना, ये सारी वजूहात जो हैं वो गदूद की वजह से हो सकती हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसके अंदर गदूद ने इतनी ज़्यादा रुकावट की होती है, अंदर मसाना हर वक्त भरा रहता है और पेशाब जो है वो कतरों की सूरत में ड्रिबल करता रहता है। इस सूरत को हम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, और ये प्रोस्टेट की सर्जरी के लिए एक अहम इंडिकेशन भी होती है। ऐसे पेशेंट को फौरी तौर पर प्रोस्टेट का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि यंग मेल्स के अंदर इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। पहले मैं ये बताता चलूँ कि ज़्यादातर जो पेशेंट मेरे पास पेशाब के बाद कतरे आने की कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट करते हैं वो ज़्यादातर यंग मेल ही होते हैं, और इनके अंदर 90% के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ साइकोलॉजिकल इनको एक इशू होता है जिसकी वजह से इनको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। मेल हज़रात जो यंग आते हैं उनके अंदर ज़्यादातर मैंने जैसे बताया कि कोई भी वजूहात नहीं होती, ज़्यादातर साइकोलॉजिकल ही होता है। कुछ पेशेंट होते हैं जिनके अंदर वजूहात हो सकती हैं, जिसके अंदर मसाने के अंदर पथरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है, या फिर जो प्रोस्टेट है इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इसका इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा बहुत इसके अंदर पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग करा सकती हैं। या मेल हज़रात जो हमारे पास यंग आते हैं, इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा वजह है वो ये है कि हमारी जो जिनसी तरबियत है, हमारा जो माहौल है उसके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी है वो है जिनसी तरबियत की। एज ए पेरेंट्स जो है हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी औलाद को जिनसी तरबियत अच्छे तरीके से दें। अगर हम नहीं देंगे तो वही जिनसी तरबियत जो है वो बाहर किसी से भी हासिल कर सकते हैं, और उसकी कंडीशन आप ख़ुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस सूरत में और किस तरीके से उनको गाइड करेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि ज़रूर इस टॉपिक पे तवज्जो दें, अपने बच्चों को जिनसी तरबियत दें, अच्छे से अच्छे तरीके से उनको समझाएं ताकि उनको सेक्स एजुकेशन का बहुत अच्छे तरीके से पता हो। इस तरह वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो है वो फिर किसी हकीमों के पास या किसी दोस्त अहबाब से जब भी डिस्कस करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान कर देते हैं, और परेशानी की वजह ये होती है कि तुम्हें कोई जरियान हो गया है, तुम्हें कोई खुदा ना खास्ता कोई पेशाब की नाली का कैंसर हो गया है, या व्हाट्सएवर कोई भी मसला हो गया जिसकी वजह से पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, और रोज़मर्रा के उसके जो मामलात हैं वो अच्छे खासे इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी जो यूरिनरी हैबिट्स हैं, मतलब पेशाब करने के जो हमारे तरीके हैं वो प्रॉपर नहीं होते। अक्सर हमारे जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो काफ़ी जल्दी के साथ पेशाब करते हैं, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और प्रॉपर वो वॉशरूम के अंदर टाइम स्पेंड नहीं करते, और फ़ौरन से जो है वो वॉशरूम यूज़ करके फ़ौरन से चले जाते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि वो वॉशरूम में ही बैठे रहते हैं, जब तक पेशाब आता है तब तक वो बैठे रहते हैं। तो एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ, अगर एक पेशेंट काफ़ी ज़्यादा घंटे भी बैठा रहेगा वॉशरूम के अंदर तो कतरा कतरा थोड़ी देर के बाद उसको पेशाब आता रहेगा। ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है। ये इंसान ने खुद असेस करना होता है कि कब मेरी हाजत पूरी हो गई है और कब मुझे उठ के जाना है। तो ये सारी वजूहात हैं जो पेशेंट्स जिनको फेस करते हैं और पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। मेरा ये मशवरा है कि जब भी आपको ऐसा कोई इशू हो तो अपने यूरोलॉजिस्ट से लाजमी मशवरा करें। यूरोलॉजिस्ट आपकी प्रॉपरली हिस्ट्री लेगा और आपको एग्जामिनेशन करेगा। हो सकता है वो आपके कुछ टेस्ट कराए जिनमें अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन है, अल्ट्रासाउंड के अंदर वो मसाने को अच्छी तरह देख लेगा। अगर मेल है तो उसके प्रोस्टेट की एग्जामिनेशन हो जाएगी, और इसके अलावा जो है किडनीज़ का स्टेटस भी हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा पेशाब का टेस्ट कराने की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि उसमें हमने इन्फेक्शन को रूल आउट करना होता है। जब अमूमी तौर पे यही दो टेस्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं, और अगर किसी टेस्ट में कोई भी ख़राबी मिले तो फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद टेस्ट भी कराने की ज़रूरत पेश आ सकती है। बताया कि मेरे पास जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो ज़्यादातर यंग मेल होते हैं, तो हमने मैनेजमेंट उसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर लेनी है। जो ज़्यादातर पेशेंट हैं 90% से ज़्यादा, जैसे मैं बता चुका हूँ, उनको कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उनको साइकोलॉजिकल इशू होता है। तो ऐसे पेशेंट को हम सिर्फ काउंसलिंग करते हैं। ऐसी सूरत में हमने पेशेंट को समझाना होता है कि वॉशरूम के अंदर सबसे पहले ये कि आपने रिलैक्स होकर बैठना है,
और काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, और बहुत तेज़ी के साथ भी पेशाब करने के मतलब जल्दी में भी पेशाब नहीं करना। और जैसे ही आपकी पेशाब की हाजत पूरी हो जाए तो उसके बाद आपने वॉश कर लेना, और उसके बाद बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगाना। अगर आप ज़ोर लगाएंगे तो मेल यूरिथ्रा जो आपको पता है कि लंबा होता है, तो उस मेल यूरिथ्रा के अंदर कहीं ना कहीं पेशाब के कतरे आके रुक जाते हैं, और जब वो आप नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, अपनी काम शाम करते हैं, तो वो कतरे आहिस्ता आहिस्ता पेशाब की नाली के ज़रिए निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर हम पेशेंट को कहते हैं कि बिल्कुल रिलैक्स होकर पेशाब करें और बिल्कुल भी ज़ोर ना लगाए। जितना उसको पेशाब एक गो में आता है उतना रिलैक्स होकर पेशाब करे। उसके बाद अच्छी तरह अपनी जो है वॉश करे, और उसके बाद अपने रूटीन वर्क जारी रखे। और ऐसे पेशेंट को हम ये भी बताते हैं कि पेशेंट अपने पेशाब की नाली को अच्छी तरह जो है वो खाली करे। उसको अच्छी तरह पेशाब की नाली को नीचे से मसाज करके खाली करे। मसाज करके खाली जब करेगा तो उसके बाद जो कतरे पेशाब की नाली में ठहर गए हैं वो सारे निकल जाएंगे, और बाद में ड्रिबलिंग से उसको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हमने पेशेंट को ये भी एडवाइस करना होता है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। जब भी पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के साथ ज़ोर लगाता है तो उसके साथ साथ पेशाब की नाली के अंदर भी कुछ कतरे पेशाब के रह जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में वो कतरों का जो है वो बार बार आना उसको पेशेंट को महसूस होता है। फिर पेशेंट को चाहिए कि अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखे और कब्ज़ ना होने दे। अपनी एक्टिविटी अच्छी रखे और फाइबर डाइट इस्तेमाल करे ताकि उसकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए। ज़्यादातर जो पेशेंट है मेरे 90% से ज़्यादा वो इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ और इस तरह यूरिनरी हैबिट्स को चेंज करने के साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं, और उन्हें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पेश आती। अगर कोई पेशेंट इन्फेक्शन के साथ है तो हम उसको इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट दे देते हैं, अगर कोई स्टोन डिजीज़ के साथ है तो उसका फिर ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें आपने डिटेल से जाना कि पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग या पेशाब के बाद कतरों का आना किन किन वजूहात से हो सकता है, इससे कैसा बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।